हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 4 धातु और अधातु के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? क जिंक, ख फॉस्फोरस, ग सल्फर, घ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न में समझने वाली मूल बात है वो कि कौन सी तो धातु है और कौन अधातु है। देखिए पीटने पर चादरों में परिवर्तित होने का गुण धातुओं को होता है, तो इसमें जो का ऑप्शन है यानी कि जो जिंक है वो धातु है और ख, ग और घ यानी कि फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन ये अधातु हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क सभी धातुएं तन्य होती हैं, ख सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ग सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, घ कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। देखिए यहाँ पर बार बार सभी ऑप्शंस के अंदर एक शब्द काम में आ रहा है, तन्य। तो पहले इसको समझते हैं तन्य क्या होता है। देखिए धातुएं जो होती हैं उनका एक गुण होता है जिससे उनके पतले तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ग सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। अब देखिए जो का ऑप्शन है इसमें भी ये है कि सभी धातुएं तन्य होती है। यहाँ पर ये उत्तर सही क्यों नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं है? देखिए जो धातुएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, तो इस कारण से इसका उत्तर ग सही है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क देखिए रिक्त स्थान के अंदर मैंने पहले से ही शब्द भरे हुए हैं जो कि येलो कलर की इंक से भरे हुए हैं और अंडरलाइंड, यानी कि जो अंडरलाइन और येलो कलर की इंक वाले शब्द हैं वो रिक्त स्थान में भरे गए सही शब्द हैं। क फॉस्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। देखिए जो फॉस्फोरस है क्या है, अधातु है, लेकिन ये क्या है बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, तो इस पर जो सही शब्द है वो क्या है, सक्रिय। ख धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। देखिए जो धातु होती है उनका एक गुण है कि वो ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती है, तो इसमें ऊष्मा और सुचालक सही शब्द भरे गए हैं रिक्त स्थानों के अंदर। ग आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए धातुओं की अभिक्रियाशीलता का एक क्रम है, ठीक है। तो जो आयरन है इसकी अभिक्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो इस रिक्त स्थान के अंदर भरा जाएगा अधिक। घ धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर रिक्त स्थान गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों से एक धातुओं गुण है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि कथन सही है तो टी, यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखें। यानी कि सही कथन के लिए हमको टी फॉर ट्रू और गलत कथन के लिए हमको एफ फॉर फॉल्स हमको लिखना है। का सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। देखिए जो अधातु होते हैं ये फॉल्स है कथन। फॉल्स क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है, अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ख सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। देखिए ये कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पर टी लिखा जाएगा क्योंकि जो सोडियम होती है ये एक धातु होती है और बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि अगर इवन इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, अभिक्रिया कर लेगी। तो इसका में टी, इसका कथन सही है। ग कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। फॉल्स। देखिए अभी हमने अभिक्रियाशीलता की जिक्र किया था, तो यहाँ पर कॉपर जिंक की हो रही है तुलना, तो जो कॉपर है इसकी अभिक्रियाशीलता जिंक से भी कम होती है, तो ये जिंक सल्फेट के लवण से जो है जिंक धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये कथन क्या है, गलत है, यहाँ पर लिखा जाएगा एफ। घ कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए हमने तन्यता का जिक्र पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, तो कोयला अधातु है, तो कोयला अधातु होने के कारण से इसके तार प्राप्त करना संभव नहीं है, तो ये कथन क्या है, गलत, यहाँ लिखा जाएगा एफ। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर कीजिए।
देखिए जो पहला कॉलम इसके अंदर गुण दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर धातु और तीसरे कॉलम के अंदर अधातु लिखा गया है। पहले गुण की हम बात करते हैं, दिखावट। जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती है, चमकदार दिखने में चमकदार होती हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्प्रभ होते, अर्थात उनकी चमक नहीं होती है। हर एक धातु की अपनी खुद की चमक होती है। नंबर 2, कठोरता। धातुएं अत्यधिक कठोर होती हैं, जबकि जो अधातु होते हैं ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं या नर्म होते हैं। तीसरा गुण, आघातवर्धनीयता। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। धातु को यही गुण आघातवर्धनीय कहलाता है। जबकि जो अधातु होते हैं इनको पीटते हैं तो इनके पीटने पर ये बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं, अर्थात इनकी यह गुण आघातवर्धनीयता का अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। चौथा गुण, तन्यता। जो धातु होती हैं इनके पतले तार खींचे जा सकते हैं, और जबकि जो अधातु हैं इनके तार खींचना संभव नहीं है, क्योंकि यह गुण अधातुओं का नहीं होता, यह धातु गुण होता है। पांचवा, ऊष्मा का चालन। जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि जो अधातु होते हैं ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। छठा, अंतिम गुण, विद्युत का चालन। धातुएं ऊष्मा के साथ साथ विद्युत की भी चालक होती हैं, अर्थात ये विद्युत की क्या होंगी, सुचालक होती हैं, जबकि जो अधातु होते क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित के कारण दीजिए। क, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है इसका उपयोग हम टिफ़िन में जब हम भोजन ले जाते हैं तो भोजन को लपेटने में प्रतिदिन किया जाता है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम की ही फॉइल क्यों काम में ली जा रही है। आइए इसका कारण हम देखते हैं। देखिए एल्यूमिनियम धातु भोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, अर्थात हमारा भोजन खराब नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, वो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। दूसरी बात, जो एल्यूमिनियम की फॉइल में लपेटा गया भोजन लंबे समय तक गर्म बना रहता है। तो दोनों विशेषता हैं, इन दोनों गुणों के कारण से एल्यूमिनियम की फॉइल का उपयोग भोजन को लपेटने में किया जाता है। ख, निमज्जन छड़ें यानी कि इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। जो निमज्जन छड़ होती है यानी कि जो पानी गर्म करने की इलेक्ट्रिक रॉड होती है वह धातुओं की बनी होती है। हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर पानी गर्म करने में काम में आती है, धातु की बनी। तो ये पूछ रहा है कि क्यों बनी होती है, उसका कारण क्या है। देखिए धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, अभी हमने देखा भी है गुण, ठीक है। जब धातु की इमर्शन रॉड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण वह गर्म हो जाती है और यह ऊष्मा जल में स्थानांतरित हो जाती है। देखिए एक गुण है धातु का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो गर्म होंगी, तो वो जो ऊष्मा है वो ऊष्मा किस में स्थानांतरित हो जाती है, जल के अंदर चली जाती है, जिससे कि जल क्या होता है, गर्म होता है। अतः इमर्शन रॉड धातुओं की बनाई जाती है। अगला ग, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकता है। देखिए जो कॉपर है उसको, वो जिंक का लवण है, उसके लवण का विलयन है और उसको कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई जा रही तो उसमें से उसको विस्थापित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका कारण हम देखते हैं। हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि धातु के द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित किया जाता है। विस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर कोई भी तत्व यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित कर पाएगी। देखिए अधिक ताकतवर व्यक्ति ही अपने से कम ताकतवर व्यक्ति को हटा पाता है, ठीक है। तो यही कारण है, चूँकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता जिंक से कम होती है, अतः कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकता है। घ, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम की धातुएं होती हैं और बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। तो इनको मिट्टी के तेल में इनको संचित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है संचित, उसका कारण देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने पर अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती हैं और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम और पोटेशियम को वायुमंडल की ऑक्सीजन व नमी से संपर्क तोड़ने के लिए मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी, जल के संपर्क में आएंगी, वायुमंडल के अंदर नमी भी होती है, तो ये
बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जब इस अभिक्रिया होगी यानी कि नमी से और उसकी ऑक्सीजन से, तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी इस अभिक्रिया के दौरान। तो इसका वायुमंडल की ऑक्सीजन और आर्द्रता से संपर्क तोड़ने के लिए इसको सोडियम और पोटेशियम धातुओं को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 7, आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमारे घरों के अंदर हम नींबू का अचार रखते हैं। नींबू के अचार को रखने के लिए या तो कांच के मर्तबान काम में आते हैं, चीनी मिट्टी के मर्तबान काम में आते हैं, या हम प्लास्टिक के डब्बों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, बाजार से जो अचार आता है वो भी प्लास्टिक के डब्बों के अंदर ही मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या हम एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं क्या? हमने देखा है कि हम ये नहीं रखा जाता है, उसका कारण है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं, तो इसका कारण हमको देना है। देखिएगा, जो नींबू का अचार है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि नींबू के अंदर खट्टा होता है, सिट्रस फल होता है, तो उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर विषैले पदार्थ बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में कुछ उपयोग दिए गए हैं। यानी कॉलम फर्स्ट के अंदर कुछ पदार्थ को नाम दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थों को कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए, यानी कि कौन सा पदार्थ किस उपयोग में आता है, हमको सही मिलान करना है। देखिए, कॉलम 1 के अंदर जो है वो धातुएं हैं, पदार्थ क्या है, धातुएं हैं। और कॉलम सेकंड के अंदर इनके उपयोग दिए गए, यानी कौन सी धातु कौन से उपयोग में आती है। ठीक है, देखिए कॉलम 1 में जो पहली धातु वो है गोल्ड। ठीक है, तो कॉलम सेकंड के अंदर कुछ कौन कौन से उपयोग दिए हुए हैं उनमें से हमको छांटना है। आयरन, दूसरी धातु आयरन, तो इसका भी हमको इसी में से करना है। तीसरी धातु एल्यूमिनियम, चौथी धातु कार्बन, पांचवी धातु कॉपर, छठी धातु मरकरी। तो इन सभी धातुओं का हमको इनमें से कॉलम 2 में जो उपयोग दिए गए उनमें से हमको सही मिलान करना है। आइए देखते हैं, हम इसका उत्तर हम देंगे सारणी बनाकर। देखिएगा, जो कॉलम 1 की धातु है, पहली धातु गोल्ड, उस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तो इसका जो कॉलम उसमें प्रश्न में जो चौथा ऑप्शन था वो सही उत्तर है, यानी कि चौथा वाला आभूषण बनाने में। दूसरा धातु है आयरन, इसका 5वां ऑप्शन था, तो 5वां ऑप्शन सही है, क्योंकि मशीनें बनाने में हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें, ज़्यादातर मशीनें किसकी बनी होती हैं, आयरन की, यानी कि लोहे की बनी हुई होती हैं। तीसरी धातु है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। प्रश्न आ भी चुका है, हम इसका जवाब दे भी चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 चौथा है अधातु कार्बन। जो ये अधातु है, तो कार्बन है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कार्बन का मतलब कोयला, हम जानते हैं कि यह ईंधन के रूप में काम में आता है। 5वां है कॉपर, धातु होती है तांबा, जो तांबा होता है इसका बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग होता है। छठी जो वो है धातु वो है मरकरी, पारा, जो मरकरी है इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो इस प्रकार से हमने कॉलम फर्स्ट में दिए गए पदार्थों का कॉलम सेकंड में दिए गए पदार्थों से सही मिलान उपयोगों से सही मिलान हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है? यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, कॉपर से करवाई जाए। इसके ख ऑप्शन है, उसके लास्ट में दिया हुआ है कि हमको इन अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण देने हैं। ठीक है, तो हम शब्द समीकरण भी लिख रहे हैं इनके, और इनके हम रासायनिक समीकरण भी लिख रहे हैं। देखिए, पहले आपको मैं शब्द समीकरण समझा देता हूँ। जो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को हमने समीकरण के रूप में लिखा, और समीकरण को और शब्दों का, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को हमने शब्दों के अंदर लिखा, यानी कि समीकरण को शब्दों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, तो कहलाया शब्द समीकरण कहलाया। तो प्रश्न में क्या कहा गया था कि कॉपर की प्लेट के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाए। तो हमने कॉपर की प्लेट में से जो रिएक्टेंट है वो हमने कॉपर लिया। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल वो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्लस करके सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया, इक्वल्स टू यानी कि तीर का निशान। और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, कॉपर सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इस प्रकार से
ये शब्द समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब अगर यदि हम इस अभिक्रिया को यानी कि कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होने हुई और इनसे क्या चीज़ बनी और इस सब को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें, अर्थात हम इनको सूत्रों के द्वारा व्यक्त करें इन सब चीज़ों को, तो यह रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो कॉपर का हमने सूत्र लिख दिया Cu और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हमने लिख दिया H2SO4 इक्वस टू, इसका कोई सूत्र दिया तो तीर का निशान ही होता है, और कॉपर सल्फेट का सूत्र हो गया CuSO4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। हम पहले प्रश्नों में देख भी चुके कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र हो गया H2। तो इस प्रकार से शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण हमने दोनों बता दी हैं। ख, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो देखिए ये आ गया है लास्ट में कि संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए, तो हमको इसका शब्द समीकरण हमको लिखना है। देखिएगा शब्द समीकरण, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का हमने इसका शब्द लिख दिया, शब्दों के अंदर लिख दिया, और लोहे की कील यानी कि लोहा। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी और आयरन सल्फेट बनेगा। लौह सल्फेट या आयरन सल्फेट बनता है और प्लस में कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे CuSO4, कॉपर सल्फेट का सूत्र हुआ CuSO4, लोहे की कील यानी कि लोहे का सूत्र हुआ Fe इक्वस टू तीर का निशान, आयरन सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 और कॉपर का सूत्र होता है Cu। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण के रूप में इस अभिक्रिया को हमने व्यक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक प्रणाली में एकत्रित कर लिया। देखिएगा, कोयला जब जलता है तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो सलोनी ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया, एकत्रित कर लिया। ठीक है, प्रणाली के अंदर। तो का इसमें पूछ रहा है कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। देखिए, गैस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सलोनी क्या करेगी, आइए देखते हैं हम। देखिए उत्तर, सलोनी गैस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए प्रणाली में, क्योंकि वो प्रणाली में गैस तो एकत्रित कर चुकी है ही है, अब इसके बाद का काम को बताना है, तो प्रणाली में कुछ मात्रा में आसुत जल डालेगी। ठीक है, उसके पश्चात देखिए प्रयोगों में जो भी जल काम आता है तो वो जल आसुत जल होता है, साधारण जल या आरओ वाटर जल काम में नहीं लिया जाता, डिस्टिल वाटर काम में आता है। इसके पश्चात प्रणाली के भीतर नीला लिटमस पत्र व लाल लिटमस पत्रों को डालेगी। देखिए प्रकृति हमको जांचनी है, तो प्रकृति जांचने के लिए प्रकृति से हमारा तात्पर्य है कि वह एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि अम्लीय है क्षारीय। इसको जांचने के लिए बहुत साधारण तरीका काम में आता है लिटमस पत्र का। ठीक है, तो क्या करेगी, नीला लिटमस पत्र व लाल लिटमस पत्र को उस प्रणाली के अंदर डालेगी। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो नीला लिटमस पत्र है वह लाल हो जाता है, और नीला लिटमस पत्र का लाल हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करता है। देखिए वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपनी प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि फिर ये नीला लिटमस पत्र लाल कैसे हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर विलय होती है, घुलती है, तो यह कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो और अम्ल कैसे होते हैं, वो अम्लीय यानी कि उनकी प्रकृति अम्लीय है, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। देखिए उसने पॉलिश करने के लिए यानी कि आभूषणों को चमकाने के लिए, सोने के आभूषणों को चमकाने के लिए सुनार को दिया, और जो सुनार है उसने उसमें से सोने में से कुछ कमी कर ली, तो जो आभूषण उसका भार कम हो गया। अर्थात भार कम क्यों हो गया, कमी कैसे कर ली, यानी कि उसने कोई आभूषण को काट के रख लिया, कोई हिस्सा आभूषण का काट लिया उसने, नहीं, आभूषण पूरा का पूरा ऐसे कैसा ही है जो भी चीज़ आभूषण के अंदर थी, तो लेकिन अभी भी उसका भार जो है पहले की अपेक्षा कम हो गया, वजन में कुछ कमी आई। उसका कारण क्या है ये देखते हैं। देखिए सुनार ने आभूषणों को चमकाने के लिए एक्वारेजिया क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व 1 भाग नाइट्रिक अम्ल
ठीक है, इनका जो मिश्रण होता है वो एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। देखिए जो एक्वारेजिया जो अम्लराज होता है, इसके अंदर कठोर से कठोर धातु को भी घोलने की, विलय करने की क्षमता होती है। अकेला इन दोनों में से कोई अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, धातु को विलय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसने उनको चमकाने के लिए, आभूषणों को चमकाने के लिए किसका उपयोग किया? एक्वारेजिया का उपयोग किया, का इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि एक्वारेजिया अपने अंदर सोने को घोल लेता है, अतः रीता की माँ के आभूषणों के भार में कमी आ गई। धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।